हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो श्वसन का चैप्टर स्टार्ट हो गया था और उसका पहला लेक्चर जा चुका है। तो आज हम श्वसन चैप्टर के दूसरे लेक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आज पढ़ने क्या वाले हैं, मानव में श्वसन के बारे में। किसके बारे में? मानव के श्वसन के बारे में। कल हमने देखा था कि श्वसन होता क्या है, क्या होता है श्वसन में, श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को कैसे छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कोशिका में जाकर क्या करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बात देखे थे और देखे थे अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कोई कोई जीव ऐसा था जिसमें श्वसन अंग नहीं था, जैसे सिलिंड्रेटा, पोरीफेरा, चपटा कृमि, ये सब में श्वसन अंग नहीं था। तो कैसे हो रहा था? सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग था। जैसे केचुआ में क्या था? क्यूटिकल था। रिवीजन कीजिए, केचुआ में क्या था? क्यूटिकल था। और बताइए मेढक में क्या था? मेढक में 3 है। जब वो पानी था या टाइडपोल की अवस्था में होता है तो वो कोलोम द्वारा लेता है। जब वो ज़मीन के अंदर होता है तो त्वचा द्वारा लेता है। जब वो ज़मीन पर होता है तो फेफड़ा द्वारा लेता है। पक्षी या स्तनधारी जीव हो, ये सब कैसे श्वास लेता है? फेफड़ा से लेता है। मछली कैसे लेता है? कोलोम द्वारा लेता है। तो इन सभी प्रकार के अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे मानव में श्वसन। किसमें श्वसन? मानव में कैसे श्वसन होता है, उसी के बारे में डिटेल पढ़ना है पूरा चैप्टर। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव में श्वसन के लिए बताइए श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो बताइए मानव में कितने फेफड़ा होते हैं? 2 फेफड़े। कितने फेफड़े? 2 फेफड़े। दोनों हाथ से करें, इसका मतलब है 4 फेफड़ा नहीं, एक फेफड़ा ये साइड होता है और एक फेफड़ा बाईं साइड और एक फेफड़ा दाईं साइड होता है, ठीक है। तो मानव में श्वसन जो होता है उसका चरण क्या है, श्वसन होने का चरण क्या है? जैसा देखिए, पहले क्या करते हैं हम लोग? श्वास लेते हैं। देखिए श्वास लिए तो ये श्वास कहाँ जाता है? फेफड़े के पास। कहाँ जाता है? फेफड़े के पास। तो ये हो गया एक चरण। क्या हो गया? एक चरण। और फिर बाद में क्या होता है? इसी श्वास को हम बाहर निकालते हैं। इसी श्वास को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं CO2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 कहाँ से आ गया? तो इन सभी के बीच में बहुत सारा क्रिया होता है, बहुत सारा घटना होता है, उसी में आ जाता है श्वसन के चरण। क्या आ जाता है? श्वसन के चरण। तो सबसे पहले हमने लिखा है बाहरी श्वसन के बारे में। किसके बारे में? बाहरी श्वसन के बारे में। बाहरी श्वसन का मतलब वैसा श्वसन जो बाहर की ओर हो, वैसा श्वसन जो किधर हो? बाहर की ओर हो, ज़्यादा अंदर की ओर नहीं हो। जैसे देखिए, जब गैसों का विनिमय, गैसों का आना जाना वायुमंडल तथा फेफड़े के बीच हो। कहाँ कहाँ हो? जब गैसों का विनिमय वायुमंडल तथा फेफड़े के बीच हो। देख लीजिए, ये है वायुमंडल, पूरा ये वायुमंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, CO2 ऐसा सारा कोई गैस वूस घूम रहा है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा फेफड़ा, पहले नाक है, उसके बाद ये मुंह है, उसके बाद ये श्वास नली है, उसके बाद ये इस प्रकार से ये 2 भागों में बटा होता है इस प्रकार से, और यहाँ होता है फेफड़ा, ठीक है। ये ऐसे करके होता है। इसके बारे में आगे भी जानेंगे। तो जब गैसों का विनिमय मतलब जब गैस आता जाता है, कहाँ? वायुमंडल तथा फेफड़े के बीच। किसके बीच? वायुमंडल तथा फेफड़े के बीच। अभी वायुमंडल में बहुत सारा हवा है, ठीक है। यही हवा को हमने कहाँ ले लिया? फेफड़े में ले लिया। तो इसको बोलते हैं बाहरी श्वसन। इसको क्या बोलते हैं? बाहरी श्वसन, ठीक है। इसी में एक प्रकार आता है श्वासन। इसी में एक प्रकार क्या आता है? श्वासन। श्वासन क्या होता है? श्वास लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासन कहते हैं। श्वास लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासन कहते हैं। और इसी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अंतःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। एक क्या होता है? अंतःश्वसन और दूसरा क्या होता है? निःश्वसन। देखिए, अंतःश्वसन जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को फेफड़े में लेते हैं। जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं, श्वास के सहारे लेते हैं, उसको अंतःश्वसन बोलते हैं। कौन सा श्वसन? अंतःश्वसन, यानी कि इंस्पायरेशन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इन करते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये अपने क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? लेगा। श्वास के सहारे ऑक्सीजन को लेगा। तो श्वास को लेने की प्रक्रिया या ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया, फेफड़े के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित O2 को फेफड़े के अंदर पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाते हैं? फेफड़े के अंदर। इसको बोलते हैं अंतःश्वसन, ठीक है। इसी का दूसरा प्रकार है निःश्वसन। इसी का दूसरा प्रकार क्या है? निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है? जब फेफड़े में उपस्थित CO2 को
बाहर वायुमंडल में निकालते हैं। कहाँ निकाल देते हैं? बाहर की ओर वायुमंडल में। जैसे देखिए अब क्या हुआ, कल बताए थे, बोलिए, कि कोशिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःशोषण। ऑक्सीजन अंदर आने की प्रक्रिया को अंतःशोषण, फेफड़े तक आने की प्रक्रिया को अंतःशोषण। और फिर ये CO2 निकल के आ जाता है फेफड़ा में। CO2 कोशिका से निकल कर के आ जाता है फेफड़ा में। तो अब ये CO2 को क्या करते हैं हम लोग? बाहर छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो फेफड़े में उपस्थित CO2 को बाहर की ओर वायुमंडल में निकालते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा शोषण? निःशोषण। कौन सा शोषण? निःशोषण। तो क्या होता है, एक होता है अंतःशोषण, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, देखिए ये ऐसे किए, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंतःशोषण। और जब श्वास को बाहर छोड़े, जब श्वास को बाहर छोड़े तो ये क्या हो गया? निःशोषण। जब लिए तो अंतःशोषण, छोड़े तो निःशोषण। जब अंदर लिए तो अंतःशोषण, और जब श्वास को छोड़े तो निःशोषण। और जब श्वास को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है फेफड़े के पास, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो बाहर वायुमंडल में क्या निकलता है? CO2 निकलता है। इतना तो पता ही होगा। अब उसके बाद देखते हैं आंतरिक श्वसन। कौन सा श्वसन? आंतरिक श्वसन। ओहो सॉरी, वीडियो बना लिए थे, ये पूरा वीडियो बना लिए थे, उसके बाद वीडियो क्या हो गया? क्रैश हो गया। क्रैश होने का मतलब क्या हुआ? स्टोरेज फुल हो जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक वीडियो बनना बंद हो जाता है। तो यहाँ तक बता दिए थे। उसके बाद बताते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में। किसके बारे में? आंतरिक श्वसन के बारे में। जब गैसों का विनिमय कुपिका तथा रक्त के बीच हो। कहाँ होगा? कुपिका तथा रक्त के बीच। तो अभी अभी क्या हमने क्या किया? ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया? कुपिका के पास। ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया? कुपिका के पास। ऑक्सीजन लिए अंतःशोषण द्वारा कहाँ आ गया? कुपिका के पास। अब कुपिका से क्या होगा? ये ऑक्सीजन रक्त में जाएगा। कुपिका से कहाँ जाएगा? रक्त में जाएगा। तो इसके बीच जब गैसों का विनिमय कुपिका तथा रक्त के बीच हो, ऐसे वाले को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है। उसके बाद होता है कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन। जब गैसों का विनिमय रक्त तथा ऊतक के बीच हो। जब गैसों का विनिमय किसके बीच हो? रक्त में आ गया। अब ये रक्त कहाँ जाएगा? ऊतक के पास जाएगा ऑक्सीजन को लेकर के। तो जब गैसों का विनिमय रक्त तथा ऊतक के बीच होता है, ऐसे वाले को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन। और जब ये सभी क्रिया हो जाती है, जब ये सभी क्रिया हो जाती है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? अपचयी क्रिया। कौन सा क्रिया? अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया क्या होता है? कोशिका में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, कोशिका में ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन करेगा क्या? कोशिका में मौजूद ग्लूकोज को, कोशिका में मौजूद ग्लूकोज को ATP तथा CO2 के रूप में बदल देता है। किस में बदल देता है? ATP तथा CO2 के रूप में। ठीक। मानव में श्वसन तंत्र का फोटो। मानव में श्वसन तंत्र का फोटो। श्वसन तंत्र का इस प्रकार का फोटो होता है। आप लोग के किताब में भी दिया हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा बनाना है, डायफ्राम बनाना बाकी रह गया। यहाँ पे इस तरह का डायफ्राम पाया जाता है। यस, इसका नाम क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम। ठीक है। तो ये जो चित्र आप अपने हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये किसका चित्र है? मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। किसका चित्र है? मानव श्वसन तंत्र का। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले ऊपर में आपको दिख रहा है नाक की नली। ऊपर में कौन सी नली दिख रहा है? नाक की नली। और उसके जस्ट नीचे दिख रहा है मुख की नली। कौन सी नली? मुख की नली। अरे भाई साहब, सीधा सीधा बात हुआ। नाक ऊपर है तो नाक का नली भी ऊपर होगा, मुख नीचे है तो मुख का नली भी नीचे होगा। वही बात हुआ ना, कि किसी का नाक ऊपर है, मुंह ऊपर है, नाक नीचे है, ऐसा तो नहीं होता है। तो नाक की नली ऊपर और मुख की नली नीचे। उसके बाद आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जहाँ पर मुख की नली एवं नाक की नली मिलती है, जहाँ पर नाक की नली एवं मुख की नली मिलती है, उस वाले स्थान को कहते हैं ग्रसनी। उस वाले जगह को क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो जहाँ पर देखिए नाक की नली और मुख की नली दोनों मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रसनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो क्या दिखता है? कंठ। क्या दिखता है? कंठ। तो ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा फूली हुई आकृति होती है, ये कंठ होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। फिर ये नीचे आता है एक नली। नीचे क्या आता है? उसके एक नली आता है। उस नली को बोलते हैं श्वसन नली। उस नली को क्या बोलते हैं? श्वसन नली। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया।
ट्रैकिया इसको बोलते हैं। श्वसन नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, तो सबसे पहले नाक की नली होगा, फिर मुंह की नली होगा, और उसके बाद नाक की नली और मुंह की नली दोनों एक जगह मिल जाएगा, उसको ग्रसनी बोलेंगे। फिर वो कंठ में खुलेगा, फिर किस में खुलेगा? श्वास नली में खुलेगा। अब क्या होता है, ये जो श्वास नली है, श्वास नली जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रसनी से आधे छाती तक। कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रसनी से आधे छाती तक होता है। उसके बाद क्या होता है, ये श्वास नली दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि श्वास नली आगे चल करके दो भागों में किस स्थान से बटे होते हैं। तो आपको बता दे, ये श्वास नली जो है, लिख देते हैं श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली आगे चलकर, श्वास नली आगे चलकर पांचवें कशेरुक, पांचवें कशेरुक से दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बटा होता है, बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है, जिसे प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनिका, जिसे प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं, जिसे प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, तो श्वास नली देखिए, ये क्या है? ये श्वास नली है। तो श्वास नली आगे चल करके कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। तो जहाँ से ये श्वास नली आगे जा रहा है और जहाँ से ये दो भागों में बढ़ता है, वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है? पांचवें कशेरुक। वो कौन सा स्थान है? पांचवें कशेरुक। अब ये पांचवें कशेरुक का मतलब क्या हुआ? हमारे पीछे में एक हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी। पीठ पर होता है ना एक रीढ़ की हड्डी, पूरे लंबे जैसा, उसी को बोलते हैं मेरुदंड, या उसी को बोलते हैं कशेरुक। उसी को क्या बोलते हैं? कशेरुक। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए इस प्रकार के रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक रीढ़ का हड्डी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो जहाँ पर पांचवा कशेरुक आ रहा है, कहाँ पर कौन सा कशेरुक आ रहा है? पांचवा कशेरुक। तो श्वास नली आगे चल करके पांचवें कशेरुक से कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। पांचवें कशेरुक से, कहाँ से? पांचवें कशेरुक से दो भागों में बटा होता है। अब देखिए, जब ये दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं श्वसनिका। इसको क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और ये सबसे पहले है तो क्या होगा? प्राथमिक श्वसनिका। ओके, तो इसमें एक लिखा हुआ मतलब प्राथमिक श्वसनिका हो गया। फिर ये प्राथमिक श्वसनिका आगे चल करके खोलता है बहुत सारे भागों में, उसको बोलते हैं द्वितीयक श्वसनिका। उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक श्वसनिका। फिर ये जाता है, फिर बनाता है तृतीयक श्वसनिका। कौन सा श्वसनिका? तृतीयक श्वसनिका। अब ये तृतीयक श्वसनिका एक श्वसनिकाओं में खुलता है। किस में खुलता है? श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं में खुलता है तो पहले खुल रहा है तो इसका मतलब प्रारंभिक, पहले खोल रहा है इसका मतलब प्रारंभिक। उसके बाद आता है माध्यमिक, उसके बाद आता है अंतःस्थ श्वसनिकाओं। ठीक है, उसके बाद आता है विनिमय नलिका। कौन सा नलिका? विनिमय नलिका। उसके बाद आता है कुपिका की नली। किसकी नली? कुपिका की नली। और लास्ट में क्या आ जाता है? कुपिका। और सबसे लास्ट में क्या देखने को मिलता है? कुपिका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से फेफड़े के अंदर जो ये जो नली चल रहा है, ये एक जालीनुमा आकृति का होता है। कैसे होता है? एक जालीनुमा जाल जैसा बना देता है, बहुत सारा नली हो जाता है। ठीक है ना। और एक बात, ऊपर से जो प्राथमिक श्वसनिका बट रहा है, जितना भी नली में बटा हुआ है, ऊपर से देखिए नली क्या होते गया? पतला होते गया। नली क्या हो गया? पतला हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे भाग हैं। कैसे भाग हैं? श्वसनिकाएं में बहुत सारे भाग हैं। जैसे देखिए, एक होता है चालन भाग। क्या होता है? चालन भाग। चालन भाग क्या होता है? इसको कहते हैं कंडक्टिव जोन। चालन भाग क्या होता है? प्राथमिक श्वसनिका से, कहाँ से? नहीं, प्राथमिक श्वसनिका से, प्राथमिक श्वसनिका से अंतःस्थ श्वसनिकाओं तक। कहाँ से कहाँ तक? प्राथमिक श्वसनिका से अंतःस्थ श्वसनिकाओं तक के बीच की नली को क्या कहते हैं? चालन भाग। क्या कहते हैं? चालन भाग। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है विनिमय भाग। कौन सा भाग? विनिमय भाग। विनिमय भाग में क्या क्या आता है?
विनिमय भाग में आ जाएगा पहले विनिमय नली। कौन सी नली आ जाएगा? विनिमय की नली, विनिमय नली। उसके बाद क्या आएगा? कूपिका की नली। उसके बाद आएगा कूपिका। उसके बाद क्या आएगा? कूपिका। ठीक है, तो ये सब होता है। इसमें जितना भी जालीनुमा बटा हुआ है इस प्रकार से है। तो चालक भाग में क्या आता है? प्राथमिक श्वसनिका आता है, द्वितीयक श्वसनिका आता है, तृतीयक श्वसनिका आता है। उसके बाद ये प्रारंभिक श्वसनिका है। कैसा श्वसनिका? प्रारंभिक श्वसनिका। फिर आता है द्वितीयक माध्यमिक श्वसनिका, द्वितीयक नहीं माध्यमिक श्वसनिका। उसके बाद आता है अंतःअस्थ श्वसनिका। तो प्रारंभिक से लेकर के अंतःअस्थ श्वसनिका तक के बीच में जो आता है, इन सभी नली को क्या बोलते हैं? चालन भाग। इन सभी नली को क्या बोलते हैं? चालन भाग। कहाँ से कहाँ तक? प्राथमिक से लेकर के अंतःअस्थ श्वसनिकाओं तक। प्राथमिक श्वसनिका से अंतःअस्थ श्वसनिकाओं तक ये जो बीच में नली है, इतना सा जो नली है, इसको बोलते हैं चालन भाग। इसको क्या बोलते हैं? चालन भाग। यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ है इतने तक को बोलते हैं चालन भाग। ठीक है, ये है देखिए चालन भाग। ओके, अब देखिए आगे। आगे क्या है? यहाँ से ये विनिमय नली है। ये कौन सा नली है? विनिमय नली। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं विनिमय भाग। इसको कौन सा भाग बोलते हैं? विनिमय भाग। तो चालन भाग में कितना चीज़ आ रहा है? देखिए चालन भाग में कौन कौन आ रहा है, लिखिए। सबसे पहले प्राथमिक श्वसनिका, सबसे पहले प्राथमिक श्वसनिका। उसके बाद द्वितीयक श्वसनिका। उसके बाद तृतीयक श्वसनिका। उसके बाद प्रारंभिक श्वसनिका। उसके बाद माध्यमिक श्वसनिका। उसके बाद अंतःअस्थ श्वसनिका। इसको बैक करके देख लीजिए पूरा। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिका, सब में श्वसनिका है। उसके बाद प्रारंभिक श्वसनिकाएं, माध्यमिक श्वसनिकाएं, अंतःअस्थ श्वसनिकाएं। फिर ये इतना तक के भाग को बोलते हैं चालन भाग। उसके बाद किसमें खुलता है? ये विनिमय नली में। किसमें खुलता है? विनिमय नली में। और ये विनिमय नली खुलता है कूपिका की नली। किस नली में? कूपिका की नली में। और सबसे लास्ट में होता है कूपिका। और सबसे लास्ट में क्या होता है? कूपिका। और कूपिका होता है हमारा फेफड़ा का इकाई। किसका इकाई होता है? फेफड़े की इकाई। फेफड़े की इकाई को क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। और ये गुब्बारे जैसा आकृति जो दिख रहा है आपको, यही कूपिका है। यही क्या है? कूपिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों फेफड़े में होता है। एक फेफड़े में बना दिए, दूसरे में नहीं बनाए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जानेंगे फेफड़े के आवरण के बारे में। किसके बारे में? अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं। ग्रसनी तो जान गए कि क्या है? क्या है ग्रसनी? मुंह की नली जहाँ मिलता है और नाक की नली जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद आता है कंठ। कंठ में क्या होता है? एक उपास्थीमय पट्टिका होता है, जिसे छू कर देखिए, बहुत हार्ड पदार्थ होता है, कड़ा पदार्थ होता है, पट्टिका होता है। ये वॉइस बॉक्स में मदद करता है, साउंड को इंक्रीज करने में मदद करता है, मतलब साउंड उत्पन्न करता है। ये जो हम अभी बोल रहे हैं, कंठ खराब हो जाएगा तो बोल पाएंगे क्या? बोले निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो यहीं से ही आवाज़ का प्रोडक्शन होता है। श्वास नली, श्वसन नली क्या होता है? जिस नली के सहारे श्वास कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में पहुँचता है, उसको श्वास नली बोलते हैं। और ये श्वास नली आगे चल करके कहाँ से? पांचवें कशेरुक से दो भागों में बटा होता है, इसको प्राथमिक श्वसनिका बोलते हैं। और आगे चल करके जितना भी नली है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक चालन भाग और दूसरा विनिमय भाग। चालन भाग में कौन कौन आएगा? प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, प्रारंभिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं और अंतःअस्थ श्वसनिकाएं। तो प्राथमिक से लेकर के अंतःअस्थ श्वसनिकाएं तक को चालन भाग बोलते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है विनिमय भाग। उसके बाद रहता है कूपिका की नली। उसके बाद रहता है कूपिका। तो इसमें जो ये तीन नली आया इसको क्या बोल दिए? विनिमय भाग। कौन सा भाग? विनिमय भाग। ठीक है, अब देखते हैं इसके आवरण के बारे में। किसके आवरण के बारे में? फेफड़े के आवरण के बारे में। तो फेफड़ा के पास दो आवरण होता है, एक बाहरी फुफ्फुस आवरण और एक आंतरिक फुफ्फुस आवरण। बाहर वाले आवरण को बाहरी फुफ्फुस आवरण और अंदर वाले आवरण को आंतरिक फुफ्फुस आवरण। और ये दोनों आवरण के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? इसके बीच द्रव भरा हुआ होता है। इसी द्रव को बोलते हैं फुफ्फुस द्रव। इस द्रव को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस द्रव। या क्या करता है? फेफड़े के घर्षण को कम करता है, फेफड़े के सतह के घर्षण को कम करता है। ठीक है, और सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो बाहरी फुफ्फुस आवरण तथा आंतरिक फुफ्फुस आवरण के बीच जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस द्रव। और ये करता क्या है? फेफड़े के सतह के पास जो घर्षण होता है उसको कम करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो बाहर वाला आवरण है बाहरी आवरण, जो अंदर वाला आवरण है आंतरिक आवरण, और दोनों के बीच जो द्रव है उसको फुफ्फुस आवरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। उसके बाद देखिए ये जो फेफड़ा बटा हुआ है दो भागों में, श्वास नली में, ये सारा हो गया। तो श्वास अब कैसे कैसे आएगा सोचिए। श्वास सबसे पहले आएगा नाक की नली में, फिर आएगा यहाँ ग्रसनी में, फिर मिलेगा कंठ में, फिर मिलेगा श्वसन नली में। फिर ये श्वसन नली दो भागों में बटा हुआ है, प्राथमिक श्वसनिका में,
द्वितीयक श्वसनिका में, तृतीयक श्वसनिका में, प्रारंभिक श्वसनिकाएं में, माध्यमिक श्वसनिकाएं में और अंतःस्थ श्वसनिकाएं में। फिर स्टार्ट होगा विनिमय नली, क्या फिर होगा कूपिका की नली, उसके बाद क्या होगा कूपिका। तो नाक से लेकर के कूपिका तक ऑक्सीजन आता है। कहाँ तक आता है? शुरू में कोशिका तक। तो फेफड़ा में जब आता है तो फेफड़े के पास कहाँ आता है? कूपिका के पास आता है। और कूपिका क्या होता है? फेफड़ा का इकाई। कूपिका को क्या बोलते हैं? फेफड़ा का इकाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बस इतना ही जानना था मानव श्वसन तंत्र के बारे में। बस ये हो गया, ठीक है ना। और वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? कंठ को कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मानव तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र हो गया। ऐसे ऐसे होता है। ये डायग्राम आपको बनाना होगा और जो चीज़ भी आ रहा है उसको लिखना होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे काम के बारे में कि इसके अंदर कैसे काम होता है, इसका क्रियाविधि देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।